फेस टू फेस में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि क्राइसिस में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बार आप फायदेमंद साबित हुए हैं। खैरलान जी का मामला हो, इंदु मिल का मामला हो। खैरलान जी का मामला ऐसे वक्त था कि सत्ता पार्टी कांग्रेस हो या एनसीपी हो बैकफुट पर थी। आप उस पार्टी के विधायक थे, फिर भी आपको वक्त पड़े तो सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाने की कोशिश की, जो आम आदमी का न्याय मिलने के लिए। एक कैसे कर पाए सरकार के खिलाफ बोलना, पुलिस के खिलाफ बोलना, उसके साथ साथ पार्टी की जो छवि है वो भी संभाली जा सके? देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि जिस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को घटना समिति का सदस्य बनाया गया और उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वे कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, ना कांग्रेस पार्टी से उनका कोई संबंध था, लेकिन उन्होंने वो जवाबदारी को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने जो भूमिका ली वो सर्व समावेशक भूमिका ली। उन्होंने उस पर पार्टी का विचार न करते हुए, उन्होंने किसी विरोधी पार्टी का विचार न करते हुए, उन्होंने पूरे देश का विचार किया और समाज का विचार किया। देश में रहने वाली जनता ये समाज है, वो व्यक्ति है, एक समूह है। तो मैंने जब खैरलान जी पर काम किया है, उस समय मैंने पार्टी को थोड़ा सा दरकिनार करके सामाजिक समस्या को ज्यादा अहमियत दी। और देते वक्त मुझे पता है कि मैं एक पार्टी का सिपाही हूं, छोटा व्यक्ति हूं, कहीं मुझ पर गाज गिर सकती, मेरी विकेट जा सकती है, तो मैंने उसकी पूर्व परवानगी भी मेरे पार्टी के हाईकमांड से और मुख्यमंत्री जी से ली थी। आपने कभी दलितों का साथ नहीं छोड़ा, फिर भी इमेज ऐसी नहीं बनाई कि मैं पिछड़े वर्गम हूं तो मैं पिछड़ा ही हूं, या एजुकेशन हो, लाइफस्टाइल हो, आप सभी में आगे भी रहे और ये जो बैलेंस किया आपने। आपको कहा जाता है डॉक्टर नितिन राउत, आप इंसानों के डॉक्टर है, लिटरेचर के डॉक्टर है, या आपके बारे में कहा जाता है कि आपने पायलट का भी प्रशिक्षण लिया है, तो क्या है आप एक्चुअली? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा पढ़िए, संघर्ष कीजिए और संगठित होइए। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से कहा कि तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है। मैं एक मिल मजदूर का बेटा हूँ, गरीब घर से आया और पढ़ाई कर करके यहाँ पर आया। मैंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी की, पायलट की नौकरी भी की, बैंक में भी नौकरी की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी रहा। गरीबी भी मैंने देखी है, गरीबी की आग क्या होती है वो देखी है, झोपड़पट्टी की जिंदगी क्या होती है वो भी देखी है। इसलिए मुझ पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं दलित नेता करके अपने आप को प्रस्तुत करूं। विद्वत्ता ये कहती है कि विद्वत्ता सब जगह पूजी जाती है। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के कौन से ऐसे इश्यूज है, सोशल हो या एजुकेशनल हो या आर्थिक तौर पर हो, जिन पर अभी से प्रायोरिटी से काम करना होगा, तभी महाराष्ट्र और 4 कदम आगे अगले 10 सालों के बाद दिखाई देगा? यह सच्चाई है कि आज हमारे महाराष्ट्र को जिस ढंग से पूरे देश के अंदर देखा जाता है, तो एक विकसित प्रदेश करके देखा जाता है। और मुंबई जैसी बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी जिसके यहाँ पास हो, उसको तो बड़ा कहा ही जाएगा और हमको कहा जाता है। लेकिन हमने हमारे अंतरंग को जांचने की जरूरत है, उसका रिव्यू लेने की जरूरत है कि बंबई के अंदर पहले बड़े पैमाने पे टेक्सटाइल मिल्स थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, धीरे धीरे करके वो बाहर जाने लगी। क्यों जाने लगी, क्या वजह है उसकी? यहाँ की आबादी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ रोजगार के रूप में आज भी लोगों को भटकना पड़ता है। तो क्यों ना हम उसका रिव्यू ले, उसका आकलन करें और हमारी औद्योगिक नीति को बनाते वक्त इस प्रकार से नीतियां बनाए कि उस नीति का उपयोग हमारे राज्य को। आज महाराष्ट्र राज्य जो है वो कई जगह पे कर्जों में डूबा हुआ है। ये मैं मानता हूं कि कर्जा राज्य के ऊपर जो हुआ वो शिवसेना भाजपा के कार्यकाल में हुआ, उन्होंने किया, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है कि उस कर्जों को हम दूर किया जाए। तो रेवेन्यू जनरेशन जो होता है, जो महसूल होता है, वो महसूल को हमको अगर डेवलप करना है, उसको 4 गुना अगर बढ़ाना है, तो एकमात्र स्रोत हमारा कोई सेल टैक्स नहीं होता है, कर नहीं हो सकता है। तो उसमें हमने कई इजाफे करना चाहिए। देखिए, हमारे पीछे के कई राज्य आए जिस राज्यों में कुछ नहीं था,
लेकिन उन्होंने टूरिज्म डेवलप किया। आपके पास हमारे राज्य में 720 किलोमीटर का या समंदर का किनारा, हम उसको डेवलप नहीं कर सके। हमारे पास बड़े बड़े फॉरेस्ट है, ताड़ेबा है, हमारा अमरावती के पास चिखलदरा वगैरह जैसा बेल्ट है, मेड़घाट का बेल्ट है, तो भंडारा में नवेगांव, नागजीरा वगैरह बेल्ट है, यहाँ पेच है। यहाँ पे अगर हम टूरिज्म डेवलप करते हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म डेवलप करते हैं, उसका फायदा होगा। कई तीर्थ स्थल, हमारे तीर्थ स्थलियां इस प्रकार की है कि जिस तीर्थ स्थलियों को भी हम डेवलप कर सकते। हमारे यहाँ बड़े बड़े किले हैं, जो इतिहास बताता कि शिवाजी महाराज के, छत्रपति जी के किले थे, सिंहगढ़ जैसे वगैरह, इनको हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करें, उसकी पॉलिसीज बनाएं, उसकी पॉलिसीज बनाकर उसको कंसल्टेंट अपॉइंट करके उसके माध्यम से उसको डेवलप करके इंफ्रास्ट्रक्चर उसका खड़ा किया जाए, उसके जरिए बड़े से बड़ा भी रेवेन्यू यहाँ क्रिएट हो सकता है। आज देश के अंदर जो भी विदेशों से जो भीड़ आती है यहाँ पे यात्रा करने, देश का भ्रमण करने के लिए, सब बंबई में उतरते हैं और बंबई से बिखर जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि महाराष्ट्र में उसको अगर रोका जाए तो बड़े पैमाने पे यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, और उस दिशा में हम काम किए तो हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। बिल्कुल सही। ये थे महाराष्ट्र के और कांग्रेस के मंत्री नितिन राउत। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि यहाँ का जो आम आदमी है, जो जिनको सोशल जस्टिस की जरूरत है, उनको प्राथमिकता से न्याय देने की भूमिका लेनी चाहिए, और साथ ही अगर महाराष्ट्र का विकास करना है तो टूरिज्म का डेवलप करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक मुझे रणधीर कामले को इजाजत दीजिए। सहारा प्रणाम।